राधे राधे क्लास। और आज बहुत दिन बाद हमने स्टार्ट किया, बहुत दिन नहीं बात बोलेंगे, 6 से 7 रोज हमें हो गए हैं लेक्चर्स को स्किप किए हुए। और मैं यहाँ सोचा कि किसी भी तरह आपके मेटल्स नॉन मेटल के पार्ट्स को विद इन 2 डेज़ के अंदर ख़त्म करूँ, क्योंकि 11th वाला पोर्शन हमें स्टार्ट करना था मंडे ऑनवर्ड्स और हम लोग डिले हो चुके हैं। और इसके पीछे लॉजिक रीजंस भी है, बट मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्या रीज़न है क्या नहीं, वो छोड़ो, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम पढ़ाई है, तो पढ़ाई बस देखो। तो क्लास इसके पहले हमने मेटल को अलग अलग रीएजेंट के साथ रिएक्ट कराया है सर, जैसे कि हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, जैसे कि सर हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया, जैसे कि सर हमने एयर के साथ रिएक्ट कराया। और इन सब रिएक्शन के बाद भी हम एक मेटल्स को या फिर नॉन मेटल को हम एक कैटेगराइज फॉर्म में, इंक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग फॉर्म में अभी तक अरेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने देखा सर कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शन बन रहा है। कोई मेटल वाटर से रिएक्ट कर रहा है, कोई मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा है, कोई मेटल एसिड से रिएक्ट कर रहा है, कोई मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं कर रहा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम मेटल को अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक और तरीका है हमारे पास, एक और हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, शायद इसके थ्रू हम मेटल्स को एक डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, यहीं से आपका क्वेश्चन मोस्टली अराइज होता है। अब हम क्या कराने वाले हैं ये पहले आप समझ लो क्लास। ये है आपका लेक्चर नंबर 5th, डन। लेक्चर नंबर 4th आपके यूट्यूब के चैनल के ऊपर में सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट के अंदर होगा। आज हम कंटिन्यू करेंगे सर लेक्चर नंबर 4 और इसके अंदर हम लेक्चर नंबर 5, और आज हम पढ़ाई करेंगे कि मेटल जब रिएक्ट करता है सर सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, यानी सर हम मेटल ले लेते हैं जैसे कि हमारे पास Cu हो गया, अब इसको सर हम दूसरे सॉल्यूशन के मेटल के साथ रिएक्ट करा दें, जैसे FeSO4 के साथ रिएक्ट करा दिया या फिर CuSO4 के साथ रिएक्ट करा दिए, तो सर हमारा लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये चीज़ देखने वाले हैं। अब ये मेटल्स को आप हटा करके और भी मेटल लिख सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम्स हो गया या फिर आपके आयरन हो गए, जो आप चाहो। तो यहाँ पे हमने मेटल देख लिया सर, ये वाला हमारा मेटल्स है, और जो सॉल्यूशन है ये वाला आपका सॉल्यूशन। डन क्लासेस। तो इसी को हम करने जा रहे हैं और इस एक्टिविटी के थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन सा मेटल मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। तो एक एक्टिविटी आपको बोला है एनसीईआरटी करने को। क्या बोला एक्टिविटी के अंदर, ध्यान दो। टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड आयरन नील्स। एक कॉपर वायर लेने का है आपको, ठीक है, और एक आयरन नेल लेने का, यानी कांटी जिसको बोलते हैं ना, कांटी, ओके। आयरन का नेल जिसको सेंटरिंग वगैरह के अंदर यूज करते हैं घर वगैरह के अंदर, उसको आपको लेने का है। अब क्या करने का, ध्यान दो। पुट द कॉपर वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट, यानी जो कॉपर वायर है सर, Cu को बोल रहा है कि आप FeSO4 के अंदर डाल दो, ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि ये आयरन नेल जो है आपके पास हैं, इनको डाल दो सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी जो सर हमारा Fe है इसको किसके अंदर डालने को बोल रहा है, CuSO4 के अंदर डालने को बोल रहा है, ठीक है। हमने दोनों इक्वेशन आपके सामने लिख दिया। टेक अ टेस्ट ट्यूब, आपको जो पिक्चर के अंदर दिखाया गया है, पिक्चर नंबर 3.4 में अभी आपको दिखा रहा, उसके अंदर आपको विजिबल होगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद 20 मिनट के बाद अपने ऑब्जर्वेशन को आप रिकॉर्ड करो और फिर बताओ कि क्या सर हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो आपके नीचे जो पिक्चर बोला 3.4 कुछ इस तरह का पिक्चर है। हमने सर क्या किया है इस एक्टिविटी के अंदर में, हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिया है सर। एक हमारा ये टेस्ट ट्यूब ए है और दूसरा टेस्ट ट्यूब हमारे पास बी है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने आयरन सल्फेट सॉल्यूशन लिया है और दूसरे के अंदर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। जिसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसके अंदर हमने किसको डाला सर, आयरन नेल को, और जिसके अंदर आयरन सल्फेट है उसके अंदर हमने किसको डाला, कॉपर वायर को डाला। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट सेटअप है। इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दो। ये सेटअप हमने बना लिया सर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आफ्टर 20 मिनट व्हेन यू डन विथ योर ऑब्जर्वेशन, तो आप बताओ यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट, विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट रिएक्शन हैज अकर, यानी किस टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर या फिर टेस्ट ट्यूब बी के अंदर, किसके अंदर सर रिएक्शन हुआ है, ठीक है, आपको ये देख के बताने का है। दूसरा, ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से दैट रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस, तुम क्या ले रहे, किसके बेसिस से बता पा रहे हैं कि सर इसके अंदर रिएक्शन हुआ, इसके अंदर रिएक्शन नहीं हुआ, वो बेसिस बताने का, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कैन यू
कोरेट योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द एक्टिविटी 3.9, 3.10 एंड 3.11। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी, क्या आप 3.9 एक्टिविटी को, 3.10 एक्टिविटी को और 3.11 एक्टिविटी को कोरिलेट कर सकते क्या? कुछ इनके बीच में सीक्वेंस आप बता सकते क्या? बिल्कुल बता सकते हैं सर, हम सब कुछ बताएंगे आपको, ध्यान सुनते जाओ। लास्ट आपको क्वेश्चन नंबर देख लो, यहाँ पे सब क्वेश्चन के फॉर्म में है क्लास टोटल, ये सीबीएसई कभी भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है सर, फॉर राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। अब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने का है आपको, जो रिएक्शन यहाँ परफॉर्म किया जा रहा है। एक लास्ट है आपके पास, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन पूछ रहा है आपको कि यह एक्सोथर्मिक है सर या फिर एंडोथर्मिक है, ठीक है, यानी हीट रिलीज हो रहे हैं या फिर हीट एब्जॉर्ब हो रहे हैं सर। तो ये सारे क्वेश्चन का हमें आंसर देने का है आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी, जो मैंने बताया आपको कि आफ्टर 20 मिनट के बाद आपको पता लगेगा। तो चलिए देखते हैं क्लास की होता क्या है। एक्चुअली हमने डाल दिया, हमने सेटअप बना लिया, यहाँ तक आपको पूरी तरह से क्लियर होगा सर। अब बोल रहा है यहाँ पे, ये क्या बोलता है आपको, क्वेश्चन ध्यान देते जाना। Reactivity metals can displace less reactive metals from their compound in the solution of molten state। हमने सर ऊपर पढ़ाई किया चैप्टर नंबर 1 में कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब मोस्ट रिएक्टिव मेटल है सर। ये क्या करेंगे, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उनको डिस्प्लेस कर देंगे। तो क्या करें सर, हमें कैसा पता रहेगा कि कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है? आपको याद करना होगा, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे याद करने का है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है, कि कैसे मेटल डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी सीरीज सर, ये मेटल क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव वाले मेटल को क्या कर दे रहे हैं सर, डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। ओके, वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। सारे के सारे मेटल इक्वली रिएक्टिव नहीं है। जब हमने बात करा सर किसके रिगार्डिंग्स में, जब हमने उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया सर, और जब हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया या फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, तो हम पाए कि सारे के सारे मेटल इक्वली रिएक्टिव नहीं है। कोई वाटर से रिएक्ट कर रहा है, कोई एयर से रिएक्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो एक्सेप्शन केस बन जा रहा है। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दिस रिएजेंट। रिएजेंट, अभी जो रिएजेंट वर्ड यूज किया गया है यही आपका एसिड, वाटर एंड ऑक्सीजन, ये सारे रिएजेंट से इक्वली रिएक्ट नहीं हो रहे हैं सर। तो हो क्या रहा है, सो वी आर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल, सिंपली वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन देयर रिएक्टिविटी सीरीज। यानी सिर्फ इनके आधार पे सर कि हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिए सर, हम वाटर से रिएक्ट करा दिए सर, हम एसिड से रिएक्ट करा दिए, इनके आधार पे आप इनको डिक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडी इन चैप्टर नंबर 1, जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, क्या चैप्टर नंबर 1 का नाम था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर सर हमने पढ़ाई किया था रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसमेंट वाला, कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर रहा है, उसके बेसिस पे हमें अच्छा से हम क्या कर सकते हैं सर, मेटल को डिक्रीजिंग फॉर्म में क्या कर सकते हैं सर, अरेंज कर सकते हैं। किसके बेसिस पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पे। It is simply and easy, metal A displace metal B and its solution it's more reactive than a metal B। अगर आपका मेटल A मेटल B को डिस्प्लेस कर दे रहा है, मतलब ये है आपका कि जो मेटल नंबर B है सर वो कैसा है हमारा, मोर रिएक्टिव है। इसको हाईलाइट करने का है, मेटल बी हमारे पास कैसा है सर, मोर रिएक्टिव है। अब कुछ ऐसा अगर आप इक्वेशन को लिखते हो, आपको इक्वेशन लिखने को बोला भी था, याद रखना है क्योंकि इक्वेशन यहीं से आपको सीखने को मिलेगा क्लास। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, हमने एक मेटल ए को लिया, फॉर एग्जाम्पल हम किसी मेटल को ले सकते हैं, कॉपर, आयरन, जिंक, सल्फेट, जो चाहे वो ले लो तुम, और सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल बी। तो सर एक इक्वेशन लिख दीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए। तो तुम्हारा जो ऊपर एक्सपेरिमेंट कराया गया है मैं उसी का इक्वेशन लिख रहा है, शायद आपको समझ में आ जाए। तो हमने सर एक मेटल लिया है आयरन, और इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं CuSO4 से। ये एक टाइप का क्या है सर, हमारा साल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। और जब लास्ट में जब रिएक्शन हो जाएगा तो सॉल्यूशन ऑफ साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए बनेगा हमारे पास, और मेटल बी बनेगा। यानी जो मेटल बी था वो डिस्प्लेस हो गया, ये बाहर चला गया, ये किसके साथ जुड़ गया, मेटल ए के साथ जुड़ गया। अभी एक्टिविटी करेंगे तो और आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन के फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट भी है, विच मेटल, कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन। जब एक्टिविटी ये परफॉर्म करोगे आप लैब के अंदर में, तो आप बता पाओगे कि आपके मोर रिएक्टिव मेटल्स या तो कॉपर है या फिर आयरन है सर। तो इन दोनों के अंदर यानी Fe मोर रिएक्टिव है या फिर Cu मोर रिएक्टिव है, ये कब बता पाएंगे आप,
जब ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे सर। एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा इजी है, मैं आपको समझा दूंगा एक्सपेरिमेंट, उसके पहले ध्यान दो ये मेटल डिस्प्लेस हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं सर। तो ये देखो ये क्लास ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। जो ऊपर आपको दिख रहा है मेटल्स, जो ऊपर आपको मेटल दिख रहा है सर, कहाँ तक सर, अप टू एल्युमिनियम तक, ये कैसे मेटल होते हैं सर, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं नेचर के अंदर में। जो हम मिडिल वाले की बात करते हैं सर, ये होते हैं हमारे पास लेस या मीडियम रिएक्टिविटी वाले, और जो सबसे नीचे जैसे कि गोल्ड, कॉपर, मरकरी, कॉपर्स, ये सब सर कैसे होते हैं हमारे पास, लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो आपसे ऊपर में क्वेश्चन पूछा था कि Fe यानी सर आयरन या फिर सर Cu यानी कॉपर, इन दोनों में सर मोस्ट रिएक्टिव कौन है। तो आप एक बार इस फ्लो चार्ट को देखो, यहां पे आपको कहीं दिख रहा होगा कॉपर, ठीक है, और उसके ऊपर कहीं दिख रहा होगा आपको आयरन। तो मोर रिएक्टिव कौन है सर, आयरन है हमारा। तो ये जब सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आपका आंसर निकल करके आ गया। आपसे पूछा भी है कि विच इज अ मोर रिएक्टिव मेटल, तो यहां से आप देख के बता सकते हैं सर कि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कंपेयरिंग टू हमारे कॉपर। मैं इसी तरह आपसे एक और पूछ लेता, जैसे सर हम पोटेशियम लिख रहे हैं, ठीक है, और सोडियम लिख रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से मोर रिएक्टिव मेटल कौन है, तो आप क्या बताओगे, पोटेशियम या फिर सोडियम। सर तो हमें दिख रहा है कि ये जो पोटेशियम है ये सबसे ऊपर है, तो ये हमारे पास क्या है सर, मोर रिएक्टिव मेटल है कंपेयरिंग टू किसके, पोटेशियम के, सोडियम के। और इसी तरह क्लास एक और एग्जांपल में लेता आपसे, मैं एग्जांपल लेता कैल्शियम, ठीक है, और एल्युमिनियम। तो अब क्लास बताइए कि इन दोनों में मोर रिएक्टिव मेटल कौन है। तो हम देखेंगे सर ये है एल्युमिनियम और ये दिख रहा है हमें कैल्शियम, तो मोर रिएक्टिव मेटल कौन आ रहा है हमारे पास, कैल्शियम आ रहा है सर कंपेयरिंग टू एल्युमिनियम। तो ये कुछ रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने का है किसी फॉर्मूले के अंदर में। तो ऊपर का क्वेश्चन का आंसर आपको नॉर्मली निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन का हम आंसर दे देते हैं सर। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है ध्यान दीजिएगा क्लास। क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट अ रिएक्शन हैज अकर, किस टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन हुआ होगा बताओ जरा। तो सर हमने अभी देखा कि जो कॉपर है Cu है वो मोर रिएक्टिव है, सॉरी आयरन जो है सर Fe वो मोर रिएक्टिव है कंपेयरिंग टू हमारे Ca। तो रिएक्शन किसके अंदर परफॉर्म हुआ होगा, जिसके अंदर आपके आयरन सल्फेट सॉल्यूशन होंगे सर, वो देख लेना इसका आंसर। तो यहाँ पे आपके आंसर लिख दिया यहाँ पे, जिसके अंदर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है यानी SO4 है, FeSO4 है, उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा जो टेस्ट ट्यूब होगा। ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से दैट द रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स। हम बता पा रहे हैं कि मेटल कैसे सर मोस्ट रिएक्टिव है और लेस रिएक्टिव है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका, कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी 3.10, 3.9 और 3.11, दोनों तीनों एक्टिविटी को आप देख लेना, कुछ कोरिलेट कर लेना इसके बीच में। तो सर हम जो ऊपर की एक्टिविटी हमने परफॉर्म करा, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिएजेंट हम मेटल को क्लासिफाइड नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके बेसिस पे इसके अंदर में कोरिलेशन क्या हो रहा है सर, क्योंकि इसके अंदर हम मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है सर। तो एक बार तीनों को आप पढ़ लेना, तीनों एक्टिविटी को कोरिलेट इजिली कर पाओगे। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस। तो आप बैलेंस इक्वेशन लिख दो, मैं आपको एक Fe को डाल रहे हैं SO4 के अंदर में, तो हमारा क्या बन रहा है, हमने बताया था मेटल सॉल्ट बनेगा आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे FeSO4 हो जाएगा और Cu क्या हो जाएगा सर, बाहर निकल जाएगा। यानी इसको आप बैलेंस कर लेना एक बार, जो इक्वेशन रहेगा दोनों इक्वेशन को बैलेंस करने का है। रिएक्शन किस टाइप का परफॉर्म हो रहा है सर, तो ये जितने भी रिएक्शन है सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहे हैं सर। कैसे रिएक्शन हो रहा है सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है सर। इसके अंदर हीट इवॉल्व होता हुआ दिखेगा। तो ये सारे के सारे मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी और बोल रहा है आपको, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट मी हैव अ वाटर फर्स्ट क्लास। ओके चलो, पानी तो आया नहीं है। ओके अब गार्ड को फोन तो चार्ज में, कोई बात नहीं। ओके नेक्स्ट यहाँ पे कुछ आपसे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है आपसे कि बताओ यहाँ पे कि सोडियम को हम लोग किरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं सर। बहुत सिंपल सा है सर, सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है। इसको अगर अपने पाम के ऊपर रखते हैं, अपने हाथ के ऊपर हम रखते हैं,
तो ये एयर के प्रेजेंस में ये क्या करेगा सर, रिएक्ट करेगा और इसके अंदर आग लग जाएगा। तो इसको सेफ्टी पर्पस के लिए या फिर कैरी करने के लिए, मान लो यहाँ से मुझे पटना लेके जाना हुआ सोडियम को, तो मैं क्या करूँगा, किरोसिन ऑयल के अंदर डाल दूंगा। या फिर मुझे साइंस लैब के अंदर स्टोर करके रखने का है, तो मैं कहाँ रखूँगा, किरोसिन ऑयल के अंदर रखूँगा। क्यों सर, क्योंकि जैसे उसको मैं बाहर निकालूंगा इसके अंदर फायर लग जाएगा, इसी के वजह से हम रखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, सोडियम यानी Na इज मोर रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, आप देख करके लिख लेना, क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सर हमारे पास, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमने आपको बताया था कंडीशन कुछ भी रहे सर कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, हम मेटल को, क्योंकि स्टीम भी एक तरह का क्या है सर, वाटर है, तो जब इसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि वाटर से जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है तो ये बनाता है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनाएगा सर, ये H2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना कि कैसे आपके बनेंगे। तो मेटल के जगह पे क्या बोल रहा है, आयरन बोल रहा है, तो आप आयरन को लिख लो, आयरन को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया सर हमने, तो हमारा मेटल ऑक्साइड यानी FeO बना, और साथ में सर क्या निकल गया, हमारा H2 बाहर निकल गया। ठीक है, तो आपको ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह बोल रहा है कैल्शियम और पोटेशियम का वाटर के साथ में, तो कैल्शियम का Ca हो जाएगा सर हमारे पास, और पोटेशियम का K हो जाएगा। इन दोनों को सर हम वाटर से रिएक्ट करा दे रहे हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, यानी CaO बन जाएगा, और यहाँ पे आपके KO बन जाएगा। ठीक है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ साथ में क्या बन जाएगा सर, H2 गैस बाहर निकल जाएगा। तो दोनों इक्वेशन ही मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप चाहो तो यहाँ से आंसर देख करके लिख सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो आपको सॉल्यूशन ही मिल जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा, बट ये क्वेश्चन उसी से बनेगा जिसको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी। जिसको रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं होगी उससे ये क्वेश्चन बन पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल मैंने बोला, पूरा मुश्किल नहीं है वो, ध्यान दो कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है। मैंने आपको एक रफ एंड टफ आइडिया दे देने का है ताकि आप क्वेश्चन को बना लो। बोल रहा है कि आप 4 मेटल लो, मेटल A, B, C एंड D। अब इन चारों मेटल को जब हम मेटल A को डाल रहे हैं सर आयरन सल्फेट के अंदर में, तो कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे हम सर कॉपर के अंदर डाल रहे हैं तो रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो बताओ कौन सा ऐसा मेटल है जो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है सर। तो कॉपर के ऊपर वाला जो मेटल है सर वो क्या कर सकता है, डिस्प्लेस करता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज देखकर मेंशन कर लेने का है। वैसे ही बी को सर जब हम आयरन सल्फेट के अंदर डाल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे कहीं भी कोई भी डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो देख लेना कि आयरन से मोर रिएक्टिव मेटल कौन है, उन मेटल का नाम लिख दो। यहाँ पे उसी तरह से मेटल नंबर सी को जब हम आयरन सल्फेट के अंदर डाल रहे हैं तो कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, कॉपर के अंदर भी कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है सर। उसी तरह हमारे जिंक के अंदर भी कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, बट सिल्वर से वो क्या कर जा रहा है सर, रिएक्ट कर रहा है। तो सिल्वर के ऊपर वाले कौन से मेटल हैं उनको देख करके आपको वहां मेंशन करने का है। उसी तरह सर 4th नंबर में जब हम इसको आयरन के अंदर डाल रहे हैं, आयरन सल्फेट कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कॉपर के अंदर भी कोई रिएक्शन नहीं, जिंक के अंदर भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, और सिल्वर के अंदर भी कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसे कौन सा मेटल है जो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, इन सारे सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे जो नीचे वाला होगा उसके जो नीचे, इन सबके नीचे यानी आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, इन सबके जो नीचे वाला मेटल होगा उस मेटल को आपको नाम लिख देने का है। तो आई थिंक क्लास यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, उसको देख लेना। अब यहाँ पूछा है विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो इन चारों में से देख लो, चारों जो मेटल आप लिखोगे इसमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन है उसको बताने का है। व्हाट वुड यू एब्जॉर्ब इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जो बी मेटल जो आप सर्च करके लिखोगे यहाँ पे, अगर वही बोल रहा है कि कॉपर के अंदर तुम डालोगे तो क्या होगा उस सॉल्यूशन का, तो ऑब्वियसली सर हमें नो रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है उससे क्या करने का है, डिक्रीजिंग फॉर्म में आपको मेटल का नाम लिखने का है। बहुत ईजी है। एक 4th नंबर क्वेश्चन है, मैं सोच रहा क्वेश्चन कराता चलूँ आपको, क्योंकि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी अपन पढ़ रहे तो थोड़ा टाइम देना। पहले की तरह फास्ट नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। बहुत लोग ऐसे कंप्लेन कर रहे थे कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे होते। फास्ट नहीं क्लास, बस समझाने की मैं सोचता ना कितना तुम्हें समझा दूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोचता कि तुम्हें फिर दिक्कत हो, तुम्हें सब कुछ समझ आना चाहिए क्या पॉइंट बोल रहा है एनसीईआरटी की लाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन dilute hydrochloric acid is added to a reactive metals. Write a chemical reaction when iron react with a dilute H2SO4 के साथ में, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे सर जो गैस प्रोड्यूस होगा वो H2 हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। बहुत ईजी है सर,
एक बोल रहा है केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए। किसको केमिकल इक्वेशन? जब आयरन को हम रिएक्ट करा रहे हैं, किससे सर? H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या बनेगा? तो इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, Fe, क्योंकि आयरन का Fe हो जा रहा है, और किसके साथ रिएक्ट कराने का है सर? H2SO4 के साथ रिएक्ट कराने का। तो बताओ अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा सर हमारा आयरन सल्फेट, और जो हमारा H2 है वो बाहर निकल जाएगा। लो, हो गया आपका केमिकल इक्वेशन, लिख दिया यहाँ पे। तो इसके भी आंसर होगा सर। क्वेश्चन नंबर 5 का, व्हाट वुड यू एब्जॉर्ब when zinc is added to a solution of iron sulfate, write a chemical equation taking place। बोल रहा है कि Zn को किसके साथ रिएक्ट करा दिए सर? आयरन यानी FeSO4 के साथ हम क्या करा रहे हैं सर? रिएक्ट करा रहे हैं। तो आप लिखो केमिकल इक्वेशन क्या होगा। तो ये FeSO4 क्या है आपके पास? एक तरह का मेटल सॉल्ट है सर। तो ये क्या बनाएगा हमारा? अगेन ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, यानी सर ये ZSO4 हो जाएगा, और जिंक आपका Fe क्या हो जाएगा सर? बॉडी से बाहर निकल जाएगा। लो, इसका भी इक्वेशन मैंने आपको मेंशन कर दिया। तो सर सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं यहाँ तक कि NCERT का लाइन बाय लाइन। अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट हो रहा है तो आप क्वेश्चन जरूर पूछना क्लास, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछोगे और सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। अब थोड़ा मेरे को एक बार नॉट अ बिग डील्स, बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। अब सर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं कि जब हम मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या प्रोडक्शन होगा, क्या बनेगा सर? गैस इवॉल्व होगा या फिर हीट इवॉल्व होगा, क्या होगा इस कंडीशन के अंदर में? तो पहले समझो क्लास कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट क्यों करते हैं। क्योंकि जब भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो एक तरह का ये बॉन्ड बनाएंगे, इनको बोलेंगे हम आयनिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे सर? इनको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। और जो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे इनको बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। आखिर सर ये मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हर मेटल्स या फिर हर नॉन मेटल्स अपने ऑक्टेट को, यानी आउटर सेल के अंदर में नंबर ऑफ एटम्स को क्या करता है सर? इलेक्ट्रॉन को फिल करना चाहता है, या तो 2 के मल्टीपल्स में हो या फिर सर 8 के मल्टीपल्स में हो। तो ये एक स्टेबल कंडीशन माना जाता है। इस कंडीशन के अंदर एक बार मेटल के आउटर मोस्ट सेल के अंदर में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके, ठीक है, तो ये मेटल सर लेस रिएक्टिव बन जाता है। ये जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये जल्दी से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये जल्दी से HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए मेटल क्या करते हैं सर? मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं आपके आयनिक कंपाउंड को। आएंगे इसके ऊपर में, लाइन बाय लाइन में तुम्हें पढ़ाता, बट जो समझाना चाहता हूँ वो समझो। जैसे कि सर मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये जो आपके पिक्चर्स दिख रहे हैं, ये पिक्चर आपके NCERT के हैं, ठीक है। छोटे क्लास 9th के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी आउटर मोस्ट सेल के अंदर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये निकालना आपको सिखा दिया गया होगा। अगर नहीं सीखे हो तो कोई बात नहीं सर, इसको हम याद कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब अगर सिखाया तो उसके लिए अलग लेक्चर बनाना पड़ेगा मुझे, तो वही मैं बना दूंगा आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं सर, हम आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो जैसे हम बात करें क्लास, ये सोडियम आपका मेटल हो गया सर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे मेटल हैं। इनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 1 2 3 1 2, यानी इस तरह कुछ मेटल है सर। ये जब 1 जाएगा, ये 2 जाएगा, तभी जाकर के इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। उसी तरह सर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल के अंदर में भी सर जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जिसके जैसे सर नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीजन, फ्लोरीन्स, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इन सब के जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो है सर हमारे पास 5 6 7 5 6 7। अब मैं जो आपको समझाने जा रहा उस बात को बहुत ध्यान समझिए क्लास, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन हर साल आपके फ्रेम होते हैं, ठीक है। ओके, जब भी सर हम मेटल की बात करेंगे तो हमेशा ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा सर? देगा। क्या करेगा सर? इलेक्ट्रॉन को देगा। और जैसे सर हम नॉन मेटल की बात करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसके ऊपर सर हम माइनस का साइन लगाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसके ऊपर हम प्लस का साइन लगाते हैं। आपने छोटे क्लास के अंदर देखा होगा कि Mg के ऊपर में 2+ का साइन होता है, ठीक है। तो ये 2+ क्या है? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन Mg ने दिया है। किसको दिया है सर? मेटल को, नॉन मेटल को दिया है, ताकि एक स्टेबिलिटी ये बना सके। जैसे कि सर
अच्छा, मैंने क्लास आपको बताया, तो यहाँ पे आप देख लिए ऊपर आते हैं और देखो जितने भी मेटल है सबके सब मेटल या फिर नॉन मेटल किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं सर? नोबल गैस वाले कैटेगरी में जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनके कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं नोबल गैस का, तो देखो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ये स्टेबल कंडीशन के अंदर है सर। ये जल्दी से इन्वायरमेंट के अंदर, जल्दी से वाटर से, जल्दी से HCl से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देते जाइएगा, एक एक लाइन बाय लाइन हम करते हैं। इन द अबव एक्टिविटीज, ऊपर वाले एक्टिविटीज के अंदर में, इन द अबव एक्टिविटी यू सॉ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नंबर ऑफ रिएजेंट। आपने ऊपर में नंबर ऑफ रिएजेंट के साथ में हमने मेटल को रिएक्ट कराया सर, जैसे कि मैंने आपको बताया वाटर्स, एयर, और क्या था सर हमारे पास HCl, और क्या था सर हमारे पास सॉल्ट, सॉल्यूशन था हमारे पास सर से NOSO4 या फिर FeSO4, इस तरह के सॉल्यूशन हमने रिएक्ट कराया सर। ये सब हमारे पास क्या है सर? रिएजेंट है। व्हाई डू मेटल्स रिएक्ट इन दिस मैनर? मेटल इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? कोई मेटल रिएक्ट कर रहा है, कोई मेटल रिएक्ट नहीं कर रहा है, और मेटल का रिएक्शन हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। लेट अस रिकॉल व्हाट लर्न्ड अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स इन क्लास 9th। हमने क्लास 9th के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी मेटल का नॉन मेटल कैसे निकालते हैं, ये हमने सीखा है सर। वी लर्न दैट द नोबल गैस which have a completely filled valence electron cell so little chemical reactivity। मैंने आपको पहले बताया कि सर जो नोबल गैस है उनके आउटर मोस्ट सेल के अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं सर? कंप्लीटली फिल होते हैं, ठीक है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने चाहिए उतने कंप्लीटली अवेलेबल्स होते हैं सर, जिनके कारण इन्वायरमेंट के अंदर इसका रिएक्टिविटी कैसा होता है? बहुत ही कम होता है। लिटिल वर्ड यूज किया गया, बहुत ही कम होता है। सो देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज अ टेंडेंसी ऑफ अटेन अ कंप्लीट फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वही बोल रहा है आपको कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट इसलिए करते हैं ताकि इनके जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल की बात कर रहे हैं, वो सर फुलफिल हो पाए और ये अपने ऑक्टेट को पूरा करके कहाँ पहुंच सके? नोबल गैस वाले कैटेगरी के अंदर पहुंच सके। रिएक्शन कोई भी नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है लेट अस हैव अ लुक at the electronic configuration of a noble gas and some metals and non metal। जो मैंने आपको नीचे दिखा दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका किसका सर? नोबल गैस का, नॉन मेटल का और मेटल्स का। यहाँ पे क्या बोल रहा है? we can see from table 3.3 that a sodium atom has one atom in its आउटर मोस्ट सेल, जो दिखाया आपको 1 एटम से। तो इसी तरह सर बताया गया है यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है और कितने नंबर ऑफ एटम्स नहीं है। कुल कंक्लूजन आप यहाँ पे आ जाओ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो इधर। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान दो यहाँ पे क्लासेस। इफ सोडियम एंड क्लोरीन्स वेयर टू रिएक्ट द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द सोडियम, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाएगा सोडियम से, कुड बी टेकन बाय अ क्लोरीन, क्लोरीन वापस ले लेगा आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। अभी पढ़ रहा नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, 2 मिनट में तुम्हें समझ में आएगा जो काम का चीज है। द क्लोरीन्स एटम गेट 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज बिकॉज its nucleus has a 17 protons and there are 18 electrons Kl। ये सब तुम्हारे काम का चीज नहीं है। तो कुल यही बोल रहा है सर कि यहाँ पे जो सोडियम है, सोडियम आपको दिख रहा है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है सर। तो ये क्या करेगा? दूसरे को दे देगा। तो इसके बचेंगे कितने सर? 1 बचेंगे। तो अगर हम इसके अंदर एटम्स की बात करें सोडियम के अंदर में, तो 8 एटम्स है, यानी इलेक्ट्रॉन सर अब हो गए 10, बट प्रोटॉन अभी भी कितना है सर हमारे पास? 11 है। तो वही चीज आपको ऊपर बताया है कि यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है वो 11 है आपके पास में। इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं सर हमारे पास? 10 हो चुके हैं, क्योंकि एक ये चला गया हमारे पास। नंबर ऑफ एटॉमिक की बात की गई। अब देखो इतने सिंपल अगर भी अगर नहीं समझ पाओगे तो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ इस प्रकार से हमारे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे कि सर हम 2 मेटल्स लेते हैं, एक मेटल एक नॉन मेटल लेते हैं सर। तो हमने देखा हम मेटल लेते हैं Na, ठीक है, और इसको हम रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम से, Ca से रिएक्ट कराते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बोलता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है सर? कितने इलेक्ट्रॉन गए, कितने इलेक्ट्रॉन आए, कितने पॉजिटिव चार्ज गया, कितना पॉजिटिव चार्ज आया, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसकी मदद से आप सामने एग्जामिनर को बता पाते
कि हमारा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दिया है, कैल्शियम कितना इलेक्ट्रॉन लिया है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे सर? तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप के अंदर में नंबर ऑफ एटम्स यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है, उसको हम लिखेंगे सर। तो जब हम लिखेंगे सोडियम का, तो कुछ आपका सोडियम के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर में 281 इलेक्ट्रॉन है सर। उसी तरह जब कैल्शियम का हम लिखेंगे तो 28 आपके इलेक्ट्रॉन है सर। कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 28 इलेक्ट्रॉन है, 287 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी भूल गया था मैं। तो अब क्या करेंगे, देखो यहां से इसको 1 देने का है, तो इसके ऊपर जब जाएगा 7 + 1, तो इसके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कितने हो जाएंगे सर? 8 हो जाएंगे, यानी ए स्टेबल हो गया हमारे पास, कैल्शियम आपका स्टेबल हो गया। उसी तरह सॉरी क्लोरीन आपका स्टेबल हो गया। उसी तरह सर ये चला गया, तो अब कितना सोडियम के पास बचा, यानी 28, तो अब सोडियम भी हमारा स्टेबल हो गया। तो इसको ड्रॉ करके दिखाओ कि कितने एटम तुमने भेजे और कितना एटम उसने रिसीव करा। तो सर हम क्या करेंगे, हम सोडियम को ऐसे ड्रॉ करेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर में, एक, तो एक डॉट लगाएंगे इसके ऊपर में। अगेन हमने एक ब्रैकेट बनाया सर, और इस ब्रैकेट के अंदर में कैल्शियम सॉरी क्लोरीन ही है ना, हाँ क्लोराइड, ओके ठीक है, क्लोरीन क्लोराइड सब बात बराबर है। तो कितने आउटर मोस्ट शेल के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, तो हम 7 क्रॉस बनाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, और एरो की मदद से आप दिखाओगे कि एक इलेक्ट्रॉन सर यहां पहुंचा। तो इस तरह से कुछ आपके बनेंगे। इसके ऊपर क्या हो रहा है सर? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैंने ऊपर ही बताया था। और इसके ऊपर क्या हो जाएगा सर? निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये आपके सामने में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। एक और सर हमारे पास एक और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लेते हैं यहाँ पे, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। उसके बाद आप जो सेलेक्ट करोगे, या फिर मैं एक सेलेक्ट करके आपको दिखा दूंगा। यहां पे सर हमने लिया है एक मेटल, हमने लिया है सर एक मेटल Mg, हमने लिया है सर एक मेटल, और इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं सर Cl के साथ में, उसी सेम क्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करा रहे हैं। अब जब आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे सर Mg का, तो हम लिखेंगे 282, और उसी तरह सर अब आपको याद हो चुका होगा 287, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, अगेन Mg लिखेंगे, और Mg कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसके? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 डॉट बनाएंगे इसके ऊपर में, ठीक है। 2 डॉट बना लिया, एक आप सर्कल दोगे इस तरह का, और यहाँ पे अगेन क्लोरीन लिख करके कितने आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है सर? 7, तो 7 क्रॉस लगाएंगे, 2 3 4 5 6 7, और इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे। तो सर अब हम इलेक्ट्रॉन को जब भेज रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जैसे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो फिर से इसका नंबर कितना हो जाएगा? अभी इसको एक ही चाहिए, तो यहाँ नंबर क्या हो जाएगा सर हमारा? 2 हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर? क्लोरीन को 2 बार लेंगे, ठीक है। तो सेम वही चीज हम ड्रॉ करेंगे आपके 3 4 5 6 7, और एक और जो इलेक्ट्रॉन आपके Mg के बचे, वो हम इसको भेज देंगे। तो जब इसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो इक्वेशन को क्या सर मैं अगर ऐसे लिखूं मैथमेटिकल फॉर्मूला के अंदर में कि Mg के ऊपर में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सर? 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 2 प्लस का साइन मैंने बनाया आपको, और एक ब्रैकेट बना करके हम अगर क्लोरीन्स को 7 3 4 5 6 7 और एक डॉट लगा कर इसको होल ट्वाइस अगर हम कर दें, तो भी सर कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह आप लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, यहाँ पे भी आपके कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा सर? माइनस का साइन हो जाएगा। यहाँ पे साइन किसका हो जा रहा है? प्लस का साइन हो जा रहा है। तो देखो लास्ट वाले इक्वेशन के अंदर में कुछ ऐसे ही आपको मेंशन किए गए हैं। इसी तरह सर हम बहुत अलग अलग तरीके से मेटल्स, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं मेटल और नॉन मेटल्स का, ठीक है। पूरा यहाँ पे यही बताया गया है। मैंने आपको बताया कि आयनिक कंपाउंड आखिर बनता क्यों है। देखो यहाँ पे लिखा है द कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से द फॉर्म ऑफ मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज अ आयनिक कंपाउंड। क्या बनता है सर? आयनिक कंपाउंड बनता है और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, दो नाम है इसके, आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो जब भी सर मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा आपका? ये बनाएगा सर हमारा आयनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कैन यू नेम अ कटायन एंड आयन प्रेजेंट इन MgCl? अनायन एंड कटायंस यानी चार्ज पूछ रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, कितने चार्ज प्रेजेंट है? तो आपके Mg के ऊपर में 2 चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। और उसी तरह Cl के ऊपर में भी कितने चार्ज प्रेजेंट है सर? 2। बट इसमें कैसे है सर? माइनस है, ये वाला प्लस है। तो अनायन कटायन आप देख लेना,
प्लस चार्ज और माइनस चार्ज पूछ रहा है कितने प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपके 2 कटायंस प्रेजेंट होंगे और 2 अनायन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सर आंसर कर लिया। अब इसके बाद जब क्लास हम स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि इसके प्रॉपर्टी क्या है सर, ये जो कंपाउंड हमारा नया कंपाउंड बना जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट किया तो इसके प्रॉपर्टी क्या है, क्यों हमने बनाया मेटल को, ठीक है। तो अगले क्लास में आपको मिलते हैं क्लास, टिल द पॉइंट, राधे राधे सभी को।